आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका फेल होने की वजह से शायद पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, जिसके फेलियर को लेमैन मूवमेंट से भी कंपेयर करा जा रहा है। दोस्तों, कौन सी है ये कंपनी और क्या गलतियां इसने की जिसकी वजह से फेल हो सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एवोग्रैंड के फाउंडर हुई का यान ने अपनी मेटलर्जी की डिग्री हासिल करी थी वुहान यूनिवर्सिटी से, और डिग्री हासिल करने के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने एक जॉब करनी शुरू कर दी थी स्टील कंपनी में एज अ टेक्नीशियन। इन्होंने उस टाइम पर देखा कि चाइना के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस तेजी का फायदा उठाने के लिए इन्होंने भी सोचा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर घुसने का। जब 1992 में इन्होंने अपनी खुद की रियल एस्टेट कंपनी बना डाली हिंगदा ग्रुप के नाम से, और उसी के 4 साल बाद 1996 में उस कंपनी का नाम बदल के इन्होंने रख दिया एवोग्रैंड। एवोग्रैंड उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर काम कर रहा था, बैंक से लोन लेता था, अपार्टमेंट्स बनाता था और उन्हें बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहा था। उस टाइम पे ये बिजनेस मॉडल बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल था क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा था चाइना के अंदर, जिसकी वजह से लोगों के बीच में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज खरीदने का डिमांड हर दिन बढ़ता जा रहा था, और इस डिमांड को टैप करने के लिए सप्लाई तो चाहिए ही थी, और वो सप्लाई दे रहा था एवोग्रैंड। मोटा प्रॉफिट कमा रहे थे ये लोग अपनी हर एक प्रॉपर्टी पे, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ये लोग हमेशा बहुत हाई रखते थे, और लोग तब भी इनकी प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत कम पीरियड के अंदर ही एवोग्रैंड बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी थी। कंपनी हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही थी। 2009 में ही कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि वो पब्लिक जाएंगी और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद को लिस्ट कर डाला। और आपको पता है दोस्तों, आईपीओ से ही कंपनी ने $722 मिलियन रेज कर डाले 2009 के अंदर। फिर क्या था, इतना पैसा आने के बाद तो इस कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज एवोग्रैंड ऑलरेडी बेच चुका था, जिसकी वजह से इनके पास असेट्स तो थे पर अब बैंक में कैश भी आ चुका था, जिसकी वजह से इनकी बैलेंस शीट अब दिखने में बहुत अच्छी हो गई थी। इसलिए अब कोई भी बैंक इन्हें लोन देने से मना नहीं करता, और मार्केट में बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए, जल्द से जल्द मार्केट कैप्चर करने के लिए एवोग्रैंड ने बहुत बड़े अमाउंट में लोन उठाना शुरू कर भी दिया था अलग अलग बैंक से। और उन लोन के अमाउंट से ये बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट, सोसाइटीज, मॉल्स, कॉम्प्लेक्सेस बना रहे थे। इनका मानना था लोन उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर लैंड तो इतनी सी है, उसके अंदर पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रही थी, जिसकी वजह से रियल एस्टेट का डिमांड हमेशा हाई ही रहता था। ये तुरंत प्रॉपर्टीज बनाते थे और वो प्रॉपर्टीज तुरंत बिक भी जाती थी, जिसकी वजह से ये अपना लोन जल्दी से जल्दी चुका भी पा रहे थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमा पा रहे थे। देखते ही देखते ये कंपनी चाइना की क्या दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी थी। जब इनकी शेयर्स की प्राइस 2018 में अपनी ऑल टाइम हाई पहुंची 15 हांगकांग डॉलर्स, तब आपको पता है दोस्तों इनका मार्केट कैप कितना था, $50 बिलियन का। ये मार्केट कैप इतना बड़ा है कि अगर हम इंडिया की आज के टाइम पे सारी लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज को कंबाइन भी कर देना तो भी इतना बड़ा मार्केट कैप नहीं आता। इतनी बड़ी कंपनी थी कि चाइना के अंदर हर चौथा घर जो बिकता था वो एवोग्रैंड का ही होता था। 2019 तक इनके 1300 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बन चुके थे 280 से ज्यादा सिटीज के अंदर। अब जब हुई का यान रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेसफुल हो चुके थे, उन्होंने सोचा क्यों ना डाइवर्सिफाई किया जाए, नए बिजनेस शुरू करे जाए, और इसी के चलते चलते इन्होंने 2010 में एक फुटबॉल टीम खरीद डाली 14,000 करोड़ की। उसी के कुछ टाइम बाद इन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम भी बना डाला 10,000 करोड़ का। यही नहीं, कंपनी ऑफ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में भी घुस चुकी थी, इलेक्ट्रिक कार्स भी बना रही थी। कुछ तो ऐसे बिजनेस जिसके इस बिजनेस के साथ कोई लेना देना ही नहीं था, जैसे पेट वाटर बॉटल का बिजनेस, उसके अंदर भी हुई का यान अब घुस चुके थे। अब ये कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी थी कि दुनिया की चुनिंदा सबसे बड़ी कंपनी, जिनकी लिस्ट को हम फॉर्च्यून 500 भी कहते हैं, उसमें भी दाखिला ले चुकी थी। आज के टाइम पे ये कंपनी 122वें नंबर पर है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में। पर एवोग्रैंड को क्या पता था कि संकट की बहुत बड़ी घड़ी उनका इंतजार कर रही है। जब चाइनीज गवर्नमेंट ने देखा कि जितनी भी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज हैं ये लेवरेजिंग का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है, मतलब बैंक से मिले हुए पैसों का बहुत ज्यादा फायदा उठाई जा रही है, लोन पे लोन उठाते रहते हैं ये लोग और लोन वापस कर नहीं रहे, जिसकी वजह से बैंक का बहुत सारा पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनीज को पैसे देने में ही निकल जाता है। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे रेगुलेशंस लेकर आएंगे, ऐसे रूल्स लेकर आएंगे, जिसकी वजह से जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पहले से ही बहुत सारा पैसा लोन के थ्रू उठा चुकी है बैंक से, अब वो और पैसा ना ले पाए, जिसकी वजह से एवोग्रैंड जो अरबों रुपए ऑलरेडी लोन के थ्रू उठा चुका था, अब और लोन उठा ही नहीं पा रहा था। और इस रेगुलेशन का चाइनीज गवर्नमेंट ने नाम रखा था 3 रेड लाइन। पुराने लोन इन्होंने उठाए थे वो पूरे खत्म हो चुके थे इनके पास से पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में, और जो बीच में इन्होंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करा उन सब चीजों में, जिसके चलते चलते जो इनके नए प्रोजेक्ट बन रहे थे उनको फंड करने के लिए अब इनके पास पैसा ही नहीं बचा था, जिसकी वजह से अब वो प्रॉपर्टीज बिक नहीं पाई और नया कैश जनरेट नहीं हो पाया। नया कैश जनरेट नहीं हो पाया, जो पुराना लोन इन्होंने लिया था
उसका इंटरेस्ट ये लोग पे नहीं कर पा रहे थे। कंपनी के अंदर आ गया था कैश क्रंच। अब बैंक ने तो इन्हें लोन देने से मना कर दिया था, तो कुछ तो नई तरकीब ढूंढनी पड़ी थी, जिसकी वजह से इन्होंने निकाले अपने खुद की वेल्थ मैनेजमेंट स्कीम्स। कॉमन लोगों से उनका पैसा लिया, उन्हें बोला कि आपको एक फिक्स रिटर्न देंगे आपके पैसे के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया, इन्वेस्टर से पैसा लिया, पर जैसे ही इन सब लोगों को पता चला कि कंपनी के पास कैश क्रंच आ चुका है, इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि अपने बैंक से जो इन्होंने लोन लिया उसका इंटरेस्ट भी चुका पाए, तो ये सब लोग पहुंच गए कंपनी के पास में। अब ये सब लोग जाके बोलने लगे हमें हमारा पैसा दे दो, हमें रिस्क नहीं लेना। पर एवरग्रांड के पास तो कैश बचा नहीं था। उनके पास एंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। जो प्रॉपर्टीज इन्होंने अपने लोन के पैसों से पहले कंप्लीट कर ली थी, वो इन्होंने बोला कि आप हमसे 50% डिस्काउंट में ले लो, पैसा हमारे पास देने के लिए आपको बचा नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी ही ले लो, आप हमसे इन काइंड अपने पैसे वापस ले लो। लोगों ने अब क्या करते, लोगों ने तो वो प्रॉपर्टीज ले ली, पर ये मूव एवरग्रांड को बहुत ज्यादा बैकफायर कर चुका था। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। वो प्रॉपर्टीज इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में रखी हुई थी कि उन्हें बेच के प्रॉफिट कमाएंगे और उनसे लोन का पैसा चुका देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे थोड़ा बहुत। पर अब वो प्रॉपर्टीज भी इन्हें डिस्काउंट पे बेचनी पड़ गई। 50% तक के डिस्काउंट पे बेची थी इन्होंने वो प्रॉपर्टीज। अब वो प्रॉपर्टीज भी हाथ से चली गई, तो पैसा कैसे बन पाता इनका, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था इनके पास में। इसलिए इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी दोस्तों कि अभी अपने बैंक का 1 रुपया भी नहीं लौटा सकते थे। आपको पता दोस्तों कितना कर्ज है एवरग्रांड के ऊपर? चलो आप गैस करके दिखाओ, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कितना कर्ज होगा एवरग्रांड के ऊपर। मैं तब तक आपको बताता हूं, $300 बिलियन का कर्ज है एवरग्रांड के ऊपर, जिसको अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो होते हैं 2.2 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। इतना सारा कर्ज इन्होंने 170 से ज्यादा बैंक से, 122 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया था, और अब वो इन्हें पे नहीं कर पा रहे हैं। इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर भी। जो इनके स्टॉक्स की वैल्यू एक टाइम पे 15-15 हांगकांग डॉलर्स थी, वो गिर के अब सिर्फ 2 हांगकांग डॉलर्स रह गई है दोस्तों। और इनका मार्केट कैप 90% से डिडक्ट होके 50 बिलियन से अब सीधा गिर के 4.9 बिलियन के आसपास ही बचा है। एक कंपनी जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी माना जाता था, जिसके पास इतना सारा असेट था, अरबों रुपए कैश थे, उनसे भी क्या गलती हो गई जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गए। पर उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए आगे देखते हैं। नंबर 1, डोंट एक्सपेंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। एवरग्रांड बहुत जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में बैंक से बहुत सारा लोन उठा चुका था, पर अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हो ना दोस्तों, तो पक्का गिरते हो। एवरग्रांड अगर चाहता तो सेल्फ सस्टेनेबल होकर ग्रेजुअली ग्रो कर सकता था, पर इन्होंने चूज करा तुरंत आगे बढ़ना। इन्होंने इसलिए एक बारी में 100-100, 200-200 प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बैंक के पैसों का सिर्फ और सिर्फ मिसयूज कर रहे थे ये लोग। इन्हें लग रहा था बैंक से लोन लेते जाओ, प्रॉपर्टीज बनाओ, प्रॉपर्टीज का बिकना तो पक्का है। इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर नहीं बिक पाई तो क्या करेंगे, बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे। बहुत सारा पैसा ये लोग बर्बाद कर चुके थे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में। जब जरूरी था बैंक का लोन वापस करना, तब 10,000 करोड़ का फुटबॉल स्टेडियम बना डाला। अगर आप इस तरीके से विदाउट प्लानिंग चीजें करोगे तो कैसे ही सस्टेन कर पाओगे मार्केट के अंदर। ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी होती है दोस्तों, जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर 60-70 की स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है और एकदम से कोई सामने आ जाए तो ब्रेक लगा के आप गाड़ी रोक सकते हो और एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं। पर वहीं अगर आपकी गाड़ी 150-200 की स्पीड पे चल रही है और एकदम से कुछ सामने आ जाए तो आपका एक्सीडेंट पक्का है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा ग्रो कर रहे होगे ना, बस आगे बढ़ते जाओगे आंख बंद करके, तो आपका फेलियर पक्का है। इसलिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो, जितना आपकी लिमिट है, जितना आप सोच सकते हो, सिर्फ उतना ही ग्रो करो। नंबर 2, सस्टेनेबिलिटी। एवरग्रांड अपने बिजनेस मॉडल की वजह से आगे तो बढ़ चुका था, बहुत ज्यादा ग्रो भी कर चुका था, पर किसी भी बिजनेस के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है ये तब पता चलता है जब वो अनफेवरेबल सिचुएशंस में सस्टेन कर जाए। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है एवरग्रांड के लिए, अब वो फेल होने के तादाद पर खड़े हैं। उन्हें यही नहीं पता चला कि अपनी लायबिलिटीज कैसे पे करें। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ था कि अच्छे दिन हमेशा ही रहेंगे, पर बिजनेस में अच्छे दिन हमेशा रहेंगे जरूरी तो नहीं दोस्तों। कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाए। पर अगर आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो आप उन प्रॉब्लम्स को भी पार कर जाओगे, अगर नहीं है तो वहीं डगमगा के गिर जाओगे। एवरग्रांड के साथ भी यही हो रहा है। अगर एवरग्रांड चाहता तो अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरीके से बना सकता था कि अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस आई, अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज नहीं बेच पा रहे हैं, तो कोई सोल्यूशन निकाल पाए, बिजनेस मॉडल को तुरंत पाइवट कर पाए, थोड़े बहुत चेंजेस ला पाए। पर ये लोग बहुत ज्यादा अपने अड़ियल तरीके से आगे बढ़ रहे थे। बिजनेस मॉडल सिर्फ ऐसा ही था इनका, जिसकी वजह से सस्टेन नहीं कर पाए। इसलिए एक स्टार्टअप को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। ग्रोथ से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी जरूरी होती है दोस्तों एक स्टार्टअप के लिए। अगर आप लॉन्ग रन में लंबे टाइम तक इस मार्केट में टिकना चाहते हो ना, तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। रिस्क मैनेजमेंट।
सबसे पहले समझते हैं एक कंपनी कौन से दो तरीकों से पैसा रेस करती है। पहला तरीका होता है इक्विटी, मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स बेच के इन्वेस्टर से उसका पैसा ले रहे हैं। इस केस में आपको उसको पैसा वापस नहीं करना होता क्योंकि उसने आपको पैसा दिया आपकी कंपनी का पार्ट बनने के लिए। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है डेट, मतलब आप बैंक से पैसा बोरो कर रहे हो, लोगों से पैसा बोरो कर रहे हो, लोन ले रहे हो। ये पैसा आपको किसी भी तरीके से उन्हें वापस करना ही होगा, इसलिए आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक कंपनी के लिए इस चीज को कि कितना उसे डेट लेना है, कितना उसे इक्विटी से पैसा रेज करना है, पहली बात इसके रेशियो को हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। और ये रेशियो किसी भी स्टार्टअप को, कंपनी को, बिजनेस को पहले से ही डिसाइड करके रखना होता है, क्योंकि इसी के थ्रू पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो डेट के थ्रू और कितना पैसा आप इक्विटी से लोगे। क्योंकि इक्विटी में चाहे रिस्क नहीं होता दोस्तों, पर आप उस बंदे को अपने कंपनी का पार्ट बना रहे हो, उसे अपने कंपनी के शेयर दे रहे हो, उसके पास आपकी कंपनी के शेयर्स हमेशा रहेंगे जब तक वो बेचेगा नहीं। इसलिए ये भी एक ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। इसलिए हर कंपनी पहले से ही डिसाइड रखती है कि उसे कितनी इक्विटी देनी है और कहां से डेट के थ्रू पैसा रेज करना है। अब अगर हम बात करें एवरग्रांड की, तो एवरग्रांड ने अपना मेजॉरिटी पैसा, बहुत सारा पैसा सिर्फ डेट के थ्रू रेज किया था, जिसकी वजह से इनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इतनी बढ़ गई कि ये अपना पैसा ही वापस नहीं कर पा रहे थे बैंक को। अब अगर आपका रिस्क इतना ज्यादा होगा जितना आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते हो, तो कैसे सस्टेन करोगे? इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपनी रिस्क की प्लानिंग हमेशा करके रखो। कितना पैसा आप डेट से रेज करोगे, कितना इक्विटी से, इसके रेशियो को बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए दोस्तों। अगर आपका ये बिगड़ गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये थी दोस्तों एवरग्रांड की स्टोरी, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज के टाइम पे इतने बड़े फेलियर की तादाद पर। तो ये थी दोस्तों एवरग्रांड की स्टोरी, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आज के टाइम पे फेल होने के तादाद पर खड़ी है। क्या गलतियां उन्होंने करी और उनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, ये सब कुछ जाना हमने आज की स्टोरी में। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।